हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2027 में 28 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो खासकर यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने जो कंटेंट बनाया है वो बिल्कुल इसी बोर्ड के आधार पर है। बिकॉज जो बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक आता है। इनका थोड़ा सा सिलेबस अलग है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ ये यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड वाले ही ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करने से आपको बताता हूँ पहले कि इसके पहले कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। उस 2 लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले कृषि क्या है, उसके बाद हमने समझा भारतीय कृषि की विशेषताएं, उसके बाद हमने समझा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, जैसे ये रोजगार का स्रोत है, उसके बाद ये राष्ट्रीय आय में या आर्थिक विकास में सहायक है, भूख व कुपोषण को समाप्त करने में सहायक है। उसके बाद हमने देखा कृषि की प्रमुख चुनौतियां। चुनौतियों को हमने 3 भागों में बांटकर देखा। तो ये 3 भाग थे, सबसे पहले सामान्य या साधारण चुनौतियां, फिर देखा हमने संस्थागत चुनौतियां, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा विधिक चुनौतियां या सांविधिक चुनौतियां। तो ये 3 कारण देखा या 3 चुनौतियां देखा जो कृषि के सामने देखने को मिलता है। कृषि के सामने जो 3 चुनौतियां हैं, 3 समस्याएं हैं, वो कौन कौन से हैं, तो हमने इसे 3 भागों में बांटकर समझा। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कृषि के प्रकार, यानी कृषि कितने प्रकार का होता है, कृषि के कितने प्रकार हैं। तो इसमें हम 3 प्रकार देखेंगे। सबसे पहला हो जाएगा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, उसके बाद हो जाएगा गहन जीविका निर्वाह कृषि, फिर हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। अच्छा, इन तीनों प्रकार को पढ़ने के बाद हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि भाई प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि में क्या अंतर है। विकास यूपी बोर्ड में जो लगभग प्रश्न आते हैं उसमें 4 मार्क्स के अंतर्गत या जो छोटे एकदम अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं उसमें पूछ लेता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करें। और याद रखना, ये जो आज का टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से एमसीक्यू नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो ये आपको याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको इंट्रो समझ आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हम स्लाइड बनाते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, कृषि के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमारा है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को समझते हैं। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। अच्छा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि इस कृषि में जो खेती की जाती है, इसमें जो खेती की जाती है उसमें पारंपरिक औजारों का प्रयोग किया जाता है, यानी पुराने औजारों का, पुरानी तकनीकी होती है, पुरानी तकनीकी और पुराने औजारों के साथ इसमें खेती की जाती है। और यह खेती मुख्य रूप से परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो सबसे पहला हमने आपको क्या बताया कि इस कृषि में किसान पारंपरिक औजारों यानी पुराने, जो बहुत पुराना प्रचलित है, पारंपरिक औजारों और पुराने तकनीकों का उपयोग करके केवल अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है। तो यही हो गया क्या? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसमें पुराने तकनीकी ही प्रयोग की जाते हैं, इसमें ट्रैक्टर नहीं उपयोग होता, ट्रैक्टर से खेत जुताई करेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस बात को याद रखना। तो हमने आपको बताया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे इसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहते हैं, इसके अलावा इसे झूम कृषि भी कहते हैं। तो इस स्लाइड के बाद मैं आपको बताऊंगा किस किस राज्य में इसे किस नाम से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। तो लेकिन अभी आपको याद रखना है कि इसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है। और इसे ही कर्तन दहन प्रणाली कृषि को भी झूम कृषि भी कहा जाता है। तो झूम कृषि क्या है? देखिए, झूम कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत ही आता है,
बस थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से कृषि की जाती है। वो कैसे? तो समझते हैं झूम कृषि क्या है। देखिए, आप कभी नाचे नहीं हैं झूम झूम कर, तो वैसे ही ये कृषि भी होता है झूम झूम कर, मतलब एकदम जगह बदल बदल कर, झूम झूम कर कृषि की जाती है। तो देखते हैं झूम कृषि क्या है। देखिए, यह प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही एक रूप है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही एक रूप है। इसमें पहले पेड़ पौधों को काट कर, और काटने को क्या कहते हैं? कर्तन। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि। तो यह प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। इसमें पहले पेड़ पौधों को काट कर या कर्तन करके और जलाकर, क्या कहते हैं जलाने को? दहन। तो दहन हो गया, कर्तन दहन, और भूमि तैयार की जाती है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें पहले पेड़ पौधों को काट कर, यानी जो जंगल है छोटे छोटे, उसे काट कर और उन्हें जलाकर भूमि तैयार की जाती है। तो जब आप पेड़ पौधों को जलाओगे तो जो राख है उससे क्या होता है? राख से मिट्टी की, मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है, जिससे उस पर फसल 2-3 वर्ष के लिए अच्छे से उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जो राख है, राख कुछ समय के लिए मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, और 2-3 वर्ष खेती करने के बाद, अब उर्वरता तो एक समय बाद समाप्त हो जाएगी, राख जो है उसका असर कुछ ही समय तक रहेगा। तो 2-3 वर्षों तक खेती करने के बाद जब उर्वरता कम हो जाती है तो किसान दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो किसान उस जगह को छोड़ देंगे, जब उर्वरता कम हो गई वहां खेती नहीं करेंगे, उस जगह को छोड़ देंगे और फिर यही प्रक्रिया जाकर दूसरी जगह अपनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, जहाँ एक जगह से जाकर दूसरे जगह जाकर कृषि करना, तो यही पूरी प्रक्रिया हो गई झूम कृषि। यही पूरी प्रक्रिया क्या हो गई? झूम कृषि। तो झूम कृषि में आपको सिंपल याद रखना है कि भैया इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे जंगल हैं उनके पेड़ पौधों को काट कर, जिसे कर्तन कहते हैं, और फिर जलाकर, दहन जिसे कहते हैं, काट कर और जलाकर क्या की जाती है? भूमि तैयार की जाती है। और फिर जब भूमि तैयार हो जाता है और उसका जो राख है, जलाने पर जो राख बचता है, उस राख से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, तो उसमें फसल बो दिया जाता है। लेकिन 2-3 वर्षों के बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाकर किसान यही प्रक्रिया अपनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया। अच्छा, ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का ही एक रूप है, इसी के अंतर्गत आता है। कैसे? क्योंकि अब भाई जगह जगह आप जाकर खेती तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है खेती आप बेचने के लिए कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन बेचने के लिए कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत नहीं आ गया? आराम से आ गया। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचा है जो एमसीक्यू के रूप में आपके प्रश्न पूछता है एग्जाम में। एमसीक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक एक अंक इम्पोर्टेंट है। तो उसमें यही पूछता है कि ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, या कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, या झूम कृषि है, इसको अलग अलग राज्यों में किस किस नाम से पुकारा जाता है, किस किस नाम से बुलाया जाता है। तो इसे अब हम समझ लेते हैं। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, उसके बाद हम आते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और झूम कृषि के बारे में मैंने जो भी बताया वो समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या झूम कृषि को विभिन्न राज्यों में, भारत के विभिन्न राज्यों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला राज्य है उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य में कौन आ गया? असम आ गया, मेघालय आ गया, नागालैंड आ गया। तो असम, मेघालय, नागालैंड जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं, और जिसके बारे में अभी आपने पीछे पढ़ा। उसके बाद मणिपुर में क्या कहते हैं? मणिपुर में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को क्या कहते हैं? पामलू कहते हैं। क्या कहते हैं? पामलू कहते हैं। उसके अलावा जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? इन क्षेत्रों में दीपा कहा जाता है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को दीपा कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कहा क्या जाता है? मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? बेबर या दहिया कहा जाता है।
उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में पोड या पेडा कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या कहा जाता है? जो दक्षिण और पूर्वी राजस्थान है वहां पर वार्लर या वाल्टरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्लर या वाल्टरे कहा जाता है। इसके अलावा भी हमारा दो और बचा है। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में इसे खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। उसके अलावा आठवां है हमारा झारखंड। झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। झारखंड में क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को विभिन्न राज्यों में भारत के किस नाम से जाना जाता है वो आपको समझ आ गया। अब हम समझेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताएं। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि, फिर उसकी विशेषताएं, फिर हम देखेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि में अंतर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। फिर मैं आता हूं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताओं पर। तो दोस्तों समझते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताओं को, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, इसके विशेषताओं को लिखिए। तो 4 मार्क्स या जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वहां ये पूछ सकता है। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहला याद रखना कि भाई ये छोटे भूभाग पर किया जाता है। तो जो अभी मैंने आपको जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह छोटे भूभाग पर की जाती है। पूछो क्यों? अब आप झूम कृषि कर रहे हैं तो आप कितना बड़ा जंगल जलाएंगे, कितने पेड़ पौधों को जलाएंगे? तो हो सकता है छोटे से स्थान पर ही जलाएंगे। और क्या यह सिर्फ परिवार के लिए होता है? मतलब मुख्यतः परिवार के उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है। तो परिवार के उपभोग के लिए उत्पादन हो रहा है तो छोटा ही उत्पादन होगा, तो छोटे ही भूभाग पर होगा। तो ये बात याद रखना। तो सबसे पहला विशेषता हो गया छोटे भूभाग पर। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं? उसके बाद हमारा दूसरा है इसकी विशेषता। दूसरा है परंपरागत औजार व पुरानी तकनीकी का प्रयोग होता है। तो परंपरागत औजार हो गए जैसे खुरपी हो गया, हसिया हो गया, कुदाड़ हो गया, फावड़ा हो गया, इन सब हथियारों का प्रयोग होता है। और पुरानी तकनीक कुदाड़ फावड़ा यही हो गया। अब भाई इसमें कोई नई तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ट्रैक्टर से जुताई करेंगे फिर फसल बोएंगे फिर उत्पादन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हो गया परंपरागत औजार व पुरानी तकनीक का उपयोग। तो खेती करने के लिए परंपरागत औजार व पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा विशेषता। तो ये दूसरा भी याद आया कि नहीं? बिल्कुल समझ आ गया है, आप भूलेंगे नहीं, याद कर लीजिए। उसके बाद हमारा तीसरा है परिवार के श्रम का अधिक उपयोग। देखिए ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है ना, इसमें ज्यादातर लोग परिवार के ही होते हैं। परिवार के ही लोग मिलकर खेती करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, और जो भी प्राप्त होता है वो सिर्फ परिवार के पेट के लिए ही होता है, खुद के परिवार के लिए ही होता है। तो याद रखना कि परिवार के श्रम का अधिक उपयोग होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा विशेषता। उसके बाद हमारा चौथा विशेषता है इसमें उत्पादन कम होगा। पूछो क्यों? क्योंकि भूभाग ही कम है। छोटे भूभाग पर खेती कर रहे हैं तो उत्पादन अधिक नहीं होगा, उत्पादन कम होता है। और मुख्यतः किसके? मुख्यतः परिवार के लिए होता है, मुख्यतः परिवार के उपभोग के लिए होता है, ना कि वो बेचने के लिए। ठीक है, तो याद रखना। तो बाजार में बेचने के लिए उत्पादन नहीं होता, मुख्यतः परिवार के उपभोग के लिए होता है और उत्पादन कम होता है। तो यहाँ पर ये हो गया चौथा विशेषता। तो ये भी समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर एक लास्ट विशेषता है कि भाई यह खेती कौन करता है? तो यह खेती मुख्यतः प्रायः जनजाति व दूरस्थ क्षेत्रों में की जाती है। जैसे कोई जनजाति क्षेत्र है, कोई जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कोई जनजाति क्षेत्र है वहाँ की जाती होगी, हो सकता है कोई अन्य दूरस्थ क्षेत्र हो वहाँ पर की जाती है। तो हमारे यहाँ जैसे आप गांव में देख रहे हो तो ये कृषि नहीं देखने को मिलेगी। तो जहाँ जंगल हैं, जनजाति लोग रहते हैं, वहीं पर ये कृषि देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताएं भी। तो अब हम आते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि पर। फिर हम गहन जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताओं को समझेंगे। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, कृषि के अगले प्रकार पर, गहन जीविका निर्वाह कृषि।
गहन जीविका निर्वाह कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी आपको सब एक ही लगेगा। तो देखते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या है। तो सबसे पहला बात, गहन जीविका निर्वाह कृषि में आपको जो याद रखना है, यह छोटे भूभाग पर अधिक उत्पादन किया जाता है। गहन जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत छोटे भूभाग का उपयोग करके, मतलब कृषि सिर्फ छोटे भूभाग पर करेंगे, छोटे खेतों पर करेंगे, लेकिन सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीजों का उपयोग करके अधिक उत्पादन करेंगे। तो सबसे पहला चीज इसमें याद रखना कि गहन जीविका निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें कम भूमि पर अधिक श्रम उन्नत बीज, अधिक श्रम उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरकों का उपयोग करके अधिक उत्पादन किया जाता है। तो भाई गहन जीविका निर्वाह कृषि क्या है कि जिसमें कम भूमि पर अधिक श्रम, उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरकों का उपयोग करके अधिक उत्पादन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई जो किसान है और किसान का जो परिवार है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। अब भाई ये तो हमने जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पढ़ा था उसमें भी यही पढ़ा था कि सिर्फ परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य किसान व उसके परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करना है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट ये हो जाएगा भाई इसमें कम भूमि पर अधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये बात आपको समझ आया कि नहीं? बिल्कुल समझ आया। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी विशेषताओं को। लेकिन जब हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि को कंपेयर करके पढ़ेंगे, यानी उसके अंतर को देखेंगे, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि में क्या अंतर है, तब वहां पर आप अच्छे से इसकी तुलना कर पाएंगे। इन दोनों की जब आप तुलना अच्छे से कर पाएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि यह छोटे छोटे भूभाग पर किया जाता है, छोटे छोटे खेतों पर किया जाता है। तो सबसे पहला हो गया कि यह कृषि छोटे छोटे खेतों पर की जाती है, यह कृषि छोटे छोटे खेतों पर की जाती है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है कि इसमें मानव श्रम का अधिक उपयोग होता है, इसमें मानव श्रम का अधिक उपयोग होता है। हालांकि इसमें आधुनिक विधियां, कृषि की जो आधुनिक विधियां हैं जैसे ट्रैक्टर का उपयोग, ये सब होता है, जो भी मशीनें हैं उनका उपयोग होता है, लेकिन भाई फिर भी मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि छोटे भूमि है। अब छोटे भूमि है तो उतना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी या तकनीकी का उपयोग कर नहीं पाओगे। अब जैसे छोटे छोटे भूभाग हैं, अगर मान के चले कि आपके घर में केवल एक ही बिस्सा खेत है, तो क्या आप वहां पर ये नहीं सोचेंगे कि एक बिस्सा खेत है उसमें ट्रैक्टर जाएगा, वहीं 4 बार घूमेगा, कैसे जुताई करेगा? नहीं करेगा। तो आप सोचेंगे क्यों ना मैं हाथ से ही उसे कर देता हूँ, कुदाल लेकर और फावड़ा लेकर। तो यहाँ पर ये समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए आधुनिक कृषि विधियां अपनाई जाएंगी, लेकिन मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाएगा, मानव श्रम का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा विशेषता हो गया कि मानव श्रम का अधिक उपयोग होता है। तो गहन जीविका निर्वाह कृषि में भी मानव श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा विशेषता है, तीसरा विशेषता बताया ही आपको यहाँ पर, जो जब मैं आपको परिभाषा बता रहा था कि सिंचाई आधुनिक कृषि विधियां, सिंचाई आधुनिक कृषि विधियां व उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया तीसरी विशेषता। तो इस विशेषता को समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, अगर आप चाहेंगे तो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट विशेषता है, यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में प्रचलित है। भाई गहन जीविका निर्वाह कृषि कहाँ होगा? जहाँ जनसंख्या अधिक होगा। अब जनसंख्या अधिक है तो उन्हें क्या है, अनाज, उन्हें अनाज प्रदान करना पड़ेगा, नहीं तो वो भूखमरी या कुपोषण का शिकार होंगे। तो भूख से बचाने के लिए उन्हें अनाज देना पड़ेगा। अब अनाज कम पड़ जाएगा क्योंकि खेत छोटे हैं, उतना उत्पादन होगा नहीं। तो क्या काम करते हैं कि छोटा ही खेत है लेकिन उन्नत बीजों का उपयोग करके, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर, सिंचाई को अपनाकर, उर्वरकों को खेतों में डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है। तो भाई जो भी जनसंख्या अधिक है उसे आप प्रदान कर पाते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक बैठ रहा है, इसमें कोई भी रटने की चीजें नहीं है। यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, और मैंने जस्ट अभी आपको बताया क्यों यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। और इसका नाम है गहन जीविका निर्वाह कृषि। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई इसमें क्या हो रहा होगा। गहन जीविका निर्वाह कृषि मतलब छोटे भूभाग पर अधिक उत्पादन।
तो इसमें एक लाइन याद रखना, छोटा भूभाग अधिक उत्पादन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से एकदम समझ आ गया ये टॉपिक। अब हम आते हैं, क्या नाम है उसका, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि में जो अंतर है, ये टॉपिक हम पढ़ लेंगे, फिर हम अपने वीडियो को एंड कर लेंगे। एक प्रकार हमारा बचेगा वाणिज्यिक कृषि और वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं, उसे हम अगले लेक्चर में अगले पार्ट में देखेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि में अंतर वाले टॉपिक पर। तो दोस्तों, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि के अंतर को हम समझ लेते हैं। उसके बाद आज का ये हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। उसके बाद हम आगे के जो टॉपिक हैं उसे अगले पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहला है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि इस साइड है और इधर इस साइड है गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला जो अंतर है, देखिए जो पहला अंतर है इसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में, उसमें लिखा है पारंपरिक औजारों का प्रयोग। मतलब जो प्राचीन दिनों से बहुत पहले से ही जो औजार उपयोग किए जा रहे थे, वही औजारों का उपयोग किया जाता है इसमें। तो इसमें होता है पारंपरिक औजारों का प्रयोग और इसमें आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें साधन क्यों दिया है? क्योंकि इसमें आधुनिक तकनीक का वर्णन नहीं किया है, बल्कि इसमें आधुनिक कृषि पद्धतियों का शब्द का उपयोग किया है। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इसमें आधुनिक तकनीक कैसे उपयोग हो सकता है? क्या ट्रैक्टर उपयोग किया जा सकता है? क्योंकि गहन जीविका निर्वाह कृषि में जो खेत होते हैं वो तो छोटे होते हैं, छोटे खेतों पर अधिक उत्पादन किया जाता है। अब मुझे पता नहीं कि भाई अब कितना छोटा होता है, अब ये तो कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें मुख्यतः लिखा है कि भाई आधुनिक कृषि पद्धतियों का उपयोग। तो इसमें यहाँ पर आधुनिक औजारों का प्रयोग नहीं है, इसमें लिखा है आधुनिक साधनों का उपयोग। तो आपको इस बात को याद रखना है कि इसमें पहला अंतर हो गया पारंपरिक औजारों का प्रयोग और इसमें हो गया आधुनिक साधनों का उपयोग। उसके बाद प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में उत्पादन कम होता है, लेकिन गहन जीविका निर्वाह कृषि में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होता है। इसके तुलना में जीविका निर्वाह कृषि के तुलना में अधिक उत्पादन होता है। बाकी गहन जीविका निर्वाह कृषि में कम होगा, किसके तुलना में? वाणिज्यिक कृषि की तुलना में। तो आपको इस बात को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा है जंगल या जनजाति क्षेत्रों में अधिक की जाती है। जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है यह जंगल या जनजाति क्षेत्रों में अधिक की जाती है, लेकिन जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक की जाती है। अभी जब हम विशेषता पढ़ रहे थे, जो गहन जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता जब पढ़ रहे थे, वहां पर हमने देखा था। तो ये क्या हो गया? घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक की जाती है। उसके बाद प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में लास्ट है, इसमें झूम कृषि प्रमुख रूप है। मतलब झूम कृषि के कॉन्सेप्ट को हमने एक वीडियो में समझा था, तो वहां पर जो झूम कृषि है यह एक प्रमुख रूप है। तो इसमें क्या है? अस्थाई कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है? अस्थाई कृषि की जाती है। और झूम कृषि जो आज की वीडियो में हमने समझा था कि यहाँ पर झूम झूम कर कृषि की जाती है, मतलब एक स्थान पर जंगल और पेड़ पौधों को जलाकर उस राख से उर्वरक बनाते हैं मृदा को, फिर वहां पर 2-3 साल तक खेती करते हैं। जब उर्वरता कम हो जाती है तब उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, दूसरे क्षेत्र पर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हमने झूम कृषि कहा था। तो यहाँ पर झूम कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। उसके बाद अस्थाई कृषि की जाती है। गहन जीविका निर्वाह कृषि में अस्थाई कृषि की जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा और आपको हर एक लाइन टू लाइन एक एक बात आपको समझ आया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में इसके आगे के टॉपिक को लेकर। वहां पर हम सबसे पहले देखेंगे वाणिज्यिक कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं। तो क्या इन अंतरों से आपको समझ आया? कंपेयर करके आप पढ़ पाए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और गहन जीविका निर्वाह कृषि के बारे में? याद रखना, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना होती है, तो मिस मत करना इसे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।